हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद नाइट में हम लोग उन दोनों ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, इसको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट इट कहाँ पे? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं और इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है, इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। जीएस 1 से ये क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमने लिया है ज्योग्राफी से। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपका जो भी डाउट आता है, जो भी इश्यू आता है ना, आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। एंड हमेशा की तरह इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम एक लर्नर की आंसर शीट भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन पूछा गया है मराठाओं के ऊपर। देखिए क्या क्वेश्चन है। द मराठाज हैड द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू अ न्यू पैन इंडिया एम्पायर रिप्लेसिंग द मुगल्स। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया है। सेकंड क्या है? बट दैट पोटेंशियल वॉज नेवर फुली रियलाइज्ड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मराठा पॉलिटी इटसेल्फ डिस्कस। तो देखिए, 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की डिमांड की। देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया है कि जो मराठा किंगडम था, जो मराठा पावर थी, उनके पास ये पोटेंशियल था कि वो पैन इंडिया एम्पायर स्थापित कर सकें, डेवलप कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें। उनके पास ये पोटेंशियल था कि वो मुगल्स को रिप्लेस कर पाए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो मीन्स आपको बताना होगा कि भाई क्या पोटेंशियल था मराठा लोगों का, तो ये आपको बताना होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। फिर सेकंड क्या पूछा गया है? लेकिन ये पोटेंशियल कभी भी फुल्ली रियलाइज नहीं किया गया। क्यों? क्या कारण था? नेचर ऑफ मराठा पॉलिटी। तो देखिए, आपको ये नेचर बतानी होगी मराठा पॉलिटी की, जिसकी वजह से इस पोटेंशियल को अचीव नहीं किया गया, कभी इसको रियलाइज नहीं किया गया। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। इसके अलावा आप इंट्रोड्यूस भी करेंगे, आप कंक्लूड भी करेंगे। तो ये 4 पार्ट हो जाएंगे जो इस क्वेश्चन की डिमांड है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को रीड करना है, किस तरह से उसको समझना है कि क्या डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए हैं, क्या एक क्वेश्चन की डिमांड है। अब देखिए, मराठा किंगडम अगर आप देखें तो 1674 से लेके 1818, ठीक है, तो ये इनका टाइम पीरियड मान सकते हैं। एंड देखिए, 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है एंड उसके बाद जो मुग़ल एम्पायर है वो काफ़ी वीक होता चला आता है। एंड काफ़ी लोगों का मानना था कि जो मुगल्स हैं, इनको रिप्लेस अगर कोई कर सकता है तो वो मराठाज ही हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी तगड़ा पोटेंशियल था। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, 1674 में कोरोनेशन होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, और तभी ऐसा माना जाता है कि फॉर्मली जो मराठा किंगडम है उसकी फाउंडेशन हो गई है। ठीक है, तो ये बेसिक एक बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
और इसी तरह से आपका आंसर भी होना चाहिए, यही फ्लो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो देखिए हमने जो अभी तक डिस्कस किया ना, इसको आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में कि देखिए 18th सेंचुरी की शुरुआत में 1707 हमने कहा मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है और इसका फ़ायदा उठाता भी है जो मराठा किंगडम है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जो टेरिटरीज थी उस पर कंट्रोल भी होता है लेकिन काफ़ी टाइम तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एक पैन इंडिया एम्पायर क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। अब देखिए क्या पूछा गया है, इनका पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल आपको बताना होगा। तो देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये लोग पैन इंडिया एम्पायर क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। नंबर 1, एबल लीडरशिप। देखिए काफ़ी ब्रिलियंट कमांडर्स थे, काफ़ी ब्रिलियंट लीडर्स इनके पास हुआ करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, ठीक है। एंड उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, उसका क्या नाम था, अष्टप्रधान, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, इसमें ना क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में भी। अष्टप्रधान मतलब एक कैबिनेट होगी जिसमें 8 मिनिस्टर होंगे और सबके रोल्स फिक्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बताती है कि कितनी एबल लीडरशिप हुआ करती थी। देन सेकेंड वन इज मिलिट्री कैपेबिलिटी। देखिए बाजीराव वन हो गए, ठीक है, बाजीराव वन हो गए, नाना साहेब हो गए, तो ये सब काफ़ी एबल कमांडर्स थे, ठीक है। एंड काफ़ी सारी वॉर्स इन्होंने जीती थी और डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफीज़ में, ठीक है। तो ऐसा भी आप कह सकते हो कि अगर कोई फॉरेन इन्वेजन होता तो उसको ये अच्छी टक्कर दे पाते। देन डिप्लोमेटिक एक्यूमेंट। देखिए ये जो लीडर्स थे काफ़ी अच्छा इनका डिप्लोमेटिक एक्यूमेंट था। आप एग्जाम्पल दे सकते हो शिवाजी का कि किस तरह से शिवाजी ने जो उनके अपोनेंट्स थे उनको यूनाइट होने से रोका था, तो वहाँ पे उनकी डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी थी। देन कंट्रोल ओवर लार्ज एरिया। देखिए 1760 आते आते, ठीक है, 1759 आई थिंक, ठीक है, काफ़ी वास्ट टेरिटरी पे इनका कंट्रोल था, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पैन इंडिया एम्पायर ये लोग डेवलप कर सकते थे। इवन जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पर भी इनका कब्जा था, स्ट्रॉन्ग नेवी इनके पास होती थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी और भी काफ़ी पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। पर कम से कम ये 4 पॉइंट तो आने ही चाहिए। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद पूछा गया है कि पोटेंशियल होने के बावजूद भी, पोटेंशियल होने के बावजूद भी ये जो पैन इंडिया एम्पायर है ये क्रिएट क्यों नहीं हुआ। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना होगा। देखिए अगर हम बात करें कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेशवा कौन थे, तो बात आती है बाजीराव वन की, ठीक है। बाजीराव वन की ये स्ट्रॉन्गेस्ट पेशवा इनको माना जाता है और इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया था, उसका क्या नाम था, कॉन्फेडरेसी सिस्टम, कॉन्फेडरेसी सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता था कि जो प्रोमिनेंट फैमिलीज हैं उनको एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस उनको दिया जाएगा, मतलब एरिया उनको दिया जाएगा जिसको उनको रूल करना है, लेकिन किसके नाम पे, किंग साहू के नाम पे उनको रूल करना है। अब देखिए शुरुआत में सिस्टम काफ़ी अच्छा चला, ठीक है, लेकिन जब 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है एंड उसके बाद 1772 में जो माधवराव होते हैं, माधवराव वन, इनकी डेथ होने के बाद ना ये सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, जो पेशवाज होते हैं उनका कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि कॉन्फिडेंसी में प्रोमिनेंट फैमिलीज कौन सी थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए जैसे कि पेशवाज हो गए, पेशवाज ऑफ पूना, और कौन कौन से हैं, होलकर्स हैं, ये कहाँ के हैं, इंदौर के हैं। देन सिंधिया, ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं आजकल भी, सिंधिया ये कहाँ के थे, ग्वालियर के थे, ग्वालियर के सिंधिया हो गए। देन भोंसले, ये कहाँ थे, ये कहाँ के थे, भोंसले नागपुर के थे। एंड एक और बच गए, वो कौन है, गायकवाड़, और ये कहाँ के थे, बड़ौदा के। तो ये प्रोमिनेंट फैमिलीज हुआ करती थी। एंड देखिए जब कंट्रोल कम हो गया तो ये आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे, तो जो यूनिटी थी वो कम होने लगी।
और इनका कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं था, पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते थे और इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी इनका फ़ायदा भी उठाया। काफ़ी सारी ट्रीटीज़ हैं वो सब आपने पढ़ी होंगी। तो यही सब जो कारण है ना, ये सब कारण आपको मेंशन करने होंगे कि भाई किस वजह से ये लोग पैन इंडिया एक साम्राज्य अपना इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, क्या नेचर थी मराठा पॉलिटी की। तो देखिए लैक ऑफ यूनिटी ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ ना आपको यहाँ पे लिखनी होगी, कोई लॉन्ग टर्म विजन इनके पास नहीं था, ठीक है। पर्सनल जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बेसिस पे इनका रूल होता था, और अगर जो पर्सनैलिटी है वो वीक है तो कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। वो चीज़ आप लिख सकते हो। देन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, देखिए इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि आप टेरिटरी को कॉन्कर कर लो, उससे आप चौथ वसूल कर लो, सरदेश मुखी आप वसूल कर लो, मतलब रिवेन्यू आपके पास आना चाहिए। लेकिन किसी भी तरह के एफर्ट नहीं किए जाते थे कि एक साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया जाए, इस पे फोकस था ही नहीं। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि चौथ एंड सरदेश मुखी ये क्या होते हैं, सरदेश मुखी, और इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है प्रीलिम्स में, ठीक है। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, चौथ मतलब 1/4, जो रिवेन्यू असेसमेंट है ना उसका 25% आपको एज ए चौथ देना होता था, एंड इस पे भी ना 10% की लिवाई होती थी, 10% की लिवाई होती थी। और इसको कहा जाएगा मतलब जो रिवेन्यू असेसमेंट है उस पर एडिशनल 10% की लिवाई होती थी, उसको कहा जाता था सरदेश मुखी, ठीक है। तो ये टैक्स वसूले जाते थे। देन रिसेंटमेंट अमंग द पब्लिक, ये वही बात हो गई। देखिए जो पब्लिक थी उनमें लॉयल्टी नहीं थी, बेसिकली फोर्स का यूज किया जाता था, इसलिए लोग लॉयल भी नहीं थे। लैक ऑफ पॉलिटिकल अलाइंस, देखिए जो आपके अपोनेंट है, जो आपके शत्रु हैं, अगर आप अलायंस वगैरह नहीं करेंगे तो क्या होंगे, वो सब इकट्ठा हो जाएंगे, और वही चीज़ देखने को भी मिलती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल अलाइंस इनके पास नहीं थे, और इससे क्या हुआ, जो इनके अपोनेंट थे उनकी पावर काफ़ी स्ट्रांग हो रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो इश्यूज विद नेचर ऑफ मराठा पॉलिटी में, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे एक सिस्टम भी आता है जागीर सिस्टम, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आप लिख सकते हो जागीर सिस्टम, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। देखिए ये जो जागीर सिस्टम में इसको एक और इसका बहुत प्यारा सा नाम है, वो है सरंजम सिस्टम। देखिए ये एक तरह का ना लैंड ग्रांट सिस्टम था, जो आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा, और जो मिलिट्री है उसको मेंटेन आपको करना होगा, तो उसके बदले में लैंड ग्रांट्स वगैरह दी जाती थी। तो इससे भी क्या हुआ कि जो जमींदार, जो जागीरदार हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए थे, तो काफ़ी वीक इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता था। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी। तो देखिए अब आएगा कंक्लूजन कि किस तरह से आप कंक्लूड करोगे। तो देखिए आप फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हो कि देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, 1761 होती है। तो वहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली हैं वो डिफीट करते हैं, इनको बहुत बड़ा लॉस होता है। उसके बाद जो ब्रिटिश हैं उनके हाथों में भी इनकी डिफीट होती है। टोटल 3 वॉर्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा एंग्लो मराठा वॉर, उनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इनका एंड हो जाता है, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1818, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको एड्रेस करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया की जो इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट्स हैं आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, मीन्स आपको उसको लिखना होगा, ठीक है। और देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो हमेशा अच्छा होता है कि आप मैप बनाएं, आप इंडिया का मैप बनाएं और उसमें मार्किंग करें, ठीक है। हाईलाइटिंग सम ऑफ द इश्यूज प्लेगिंग द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया, जो हमारा माइनिंग या फिर खनन क्षेत्र है उसमें क्या इश्यूज हैं वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करने होंगे, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद डिस्कस हाउ नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 एम्स टू एड्रेस दीज इश्यूज, तो ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप बताइए कि मिनरल बेल्ट्स कौन सी हैं, उसके बाद क्या इश्यूज हैं इस सेक्टर के, और थर्ड आपको बताना है नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019, उसके फीचर्स आपको बताने होंगे। तो ये 3 पार्ट हैं, इसके अलावा इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, तो ये 5 डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे जो इस क्वेश्चन में आपको एड्रेस करने हैं। अब देखिए 2019, इससे पहले कौन सी पॉलिसी थी, 2008 की पॉलिसी थी, और उसको रिप्लेस किया गया है
2019 की पॉलिसीज है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या फ्लो होना चाहिए। आपके आंसर का इंट्रोड्यूस करो, बेल्ट बताओ, इश्यूज बताओ, पॉलिसी को बताओ, एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जिस फ्लो में क्वेश्चन को पूछा गया है उसी फ्लो में आपका आंसर भी होना चाहिए। अब देखिए इंट्रोडक्शन की बात है, तो आप बता दीजिए कि इंडिया में क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं, रिच वैरायटी है हमारे यहाँ पे, आयरन मिलता है, बॉक्साइट वगैरह मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज सच एज आयरन, बॉक्साइट, क्रोमियम, मैग्नीज। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बेल्ट्स। तो देखो आपको इंपॉर्टेंट बेल्ट्स बतानी होंगी। ठीक है, वो जो एरिया है वो बताना होगा, कौन से स्टेट्स हैं और वहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है ये आपको बताना होगा, और फिर आपको इसको लोकेट भी करना होगा कहाँ पे, जो इंडिया का मैप होगा ना वहाँ पे आपको इसको लोकेट भी करना है। तो ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, की डिमांड है। तो देखिए चार मेजर मिनरल बेल्ट्स हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू हो गया नंबर 1, जैसे कि झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाला जो एरिया है इसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, और ये एरिया क्यों फेमस है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है, देखिए आयरन और यहाँ पे मिलता है, कोल आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। ठीक है, सेकंड क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट, ये जो राजस्थान वाला, गुजरात वाला जो एरिया है ये आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन वगैरह हो गया, मार्बल हो गया, तो ये सब यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। थर्ड बेल्ट आप बता दो, साउथ वेस्टर्न प्लेटू बेल्ट, जैसे कि अपना कर्नाटका हो गया, केरला वगैरह हो गया, तो ये सब वाला एरिया आपको बताना होगा, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, जैसे कि आयरन हो गया, बॉक्साइट वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। देन हिमालयन बेल्ट, और हिमालयन बेल्ट में आपको कोल मिलता है। ठीक है, अगर आप असम मेघालय की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स भी वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ये वाली जो बेल्ट है इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, ये वाली बेल्ट के बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे हो गया। अब आता है सेकेंड पार्ट की क्या इशूज़ हैं माइनिंग सेक्टर में। तो देखो माइनिंग सेक्टर में काफ़ी सारे इशूज़ हैं, न्यूज़ में तो ये हमेशा ही बना रहता है, जैसे कि लो लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर काफ़ी कम लेवल पे करते हैं, मतलब ढूंढना, मिनरल को ढूंढना, तो ये एक्सप्लोरेशन काफ़ी कम होता है, और एक बार मिल जाए तो उसका एक्सप्लोटेशन मतलब उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी कम लेवल पे होता है। तो ये एक इशू है ही सही। और आप यहाँ पे एक डाटा बता सकते हो कि मिनरल का जो प्रोडक्शन है टू इम्पोर्ट, इसका जो रेशो है ना ये 1:10 है, मतलब इम्पोर्ट हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए। देन हर्डल्स फेस बाय प्राइवेट सेक्टर, देखिए 2014 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, और अराउंड 214 जो कोल ब्लॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो आवंटन होता है, अलोकेशन, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, कोल ब्लॉक्स। ठीक है, तो सर्टेनिटी नहीं है पॉलिसी में, और जब ऐसा होगा तो फिर कौन प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा लगाएगा, क्यों एक्सप्लोरेशन होगा, किस तरह से एक्सप्लोइटेशन होगा, तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद देखिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस वाली बात होती है, लैंड एक्विजिशन वाली बात होती है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, करप्शन, खूब पैसा खिलाना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। देन इलीगल एंड अनसाइंटिफिक माइनिंग, और इसका एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मिला था, कहाँ पे मिला था, देखिए गोवा में एक तो इलीगल सैंड माइनिंग वगैरह होती है। इसके अलावा रेड होल माइनिंग, ये भी आपने पढ़ा होगा, काफ़ी न्यूज़ में था रेड होल माइनिंग, और ये कहाँ पे था, मेघालय में। ठीक है, तो ये सब इलीगल एंड अनसाइंटिफिक माइनिंग आज भी होती है, इशू है। एनवायरमेंटल इश्यूज, जैसे कि पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड ह्यूमन राइट इशू। देखिए जब भी कोई नई इंडस्ट्री सेटअप होती है, कोई माइन सेटअप होती है, तो वहाँ पे लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, और मेजर इशू क्या आता है, उनका रिहेबिलिटेशन वो नहीं हो पाता है। ठीक है, देन ह्यूमन राइट इश्यूज वगैरह,
हेल्थ पे काफ़ी बुरा इशू होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इश्यूज हो जाएंगे फेस्ड बाय माइनिंग सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, और इसमें भी आप काफ़ी कुछ एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको एनरिच आप कर सकते हो। अब बात आती है थर्ड पार्ट की, और वो क्या है, नेशनल मिनरल पॉलिसी। नेशनल मिनरल पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं ये आपको यहाँ पे लिखने होंगे। एंड सबसे पहला जो इसमें फीचर है वो क्या है, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल फॉर रिकनेंस परमिट। अब देखिए रिकनेंस परमिट क्या होता है, जब कोई मिनरल है उसका आपको सर्वे करना पड़ेगा, उसकी मैपिंग वगैरह करनी होगी, तो उसके लिए एक्सप्लोरेशन के लिए आपको परमिट लेना होता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है रिकनेंस परमिट। ठीक है, और ये राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल का मतलब क्या है, देखिए पहले क्या होता था, अगर किसी फर्म ने, किसी कंपनी ने, मान लो किसी कंपनी ने कोई एरिया ढूंढ लिया जहाँ पे मिनरल है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर कर लिया, तो प्रोसेस क्या था, उसको गवर्नमेंट को बताना होगा, फिर गवर्नमेंट उसका ऑक्शन करेगी। तो भाई वो जो फर्म है उसका क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो अब इसको चेंज किया है, अब इसमें यह होगा कि ऑक्शन वगैरह नहीं होगा, जो फर्म है जिसने जिसको ये परमिट मिला हुआ है उसी को वो चीज़ अलॉट की जाएगी। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी नंबर 1। और इससे क्या होगा ना कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, जो हमारा माइन वाला जो फील्ड है, माइन वाला जो एरिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। एंड देखिए ये जो फीचर्स है ना मिनरल पॉलिसी के, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की बात आपको यहाँ पे दिखेगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि माइनिंग एक्टिविटी को इंडस्ट्री का स्टेटस मिलेगा, और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आसान कंडीशन पे फाइनेंस वगैरह मिल जाएगा। देन लॉन्ग टर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पता रहेगा कि भाई आने वाले 10 सालों तक क्या पॉलिसी रहेगी। ठीक है, तो वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं, उनका बिजनेस स्टेबल भी रहेगा। तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। इसके अलावा इसमें यह भी प्रोविज़न है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है उसको यूटिलाइज किया जाएगा, कि जो पीएपी हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए इनको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ये जो पॉइंट्स हैं ना ये आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, मैं भी केवल आपको बता ही रहा हूँ और जो की वर्ड्स उनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बट आपको इनको याद रखना होगा। इसके अलावा देखिए डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर्स होंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिले। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम प्रोविजंस ऐसे हैं जिससे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा इस फील्ड में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। अब इसके बाद एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी भी बनाई जाएगी। पर्पस क्या हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाए, ताकि जो एनवायरनमेंट वाले इश्यूज हैं उनको थोड़ा कम किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। देन आएगा कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन में आप लिख दीजिए कि अभी भी क्या इश्यूज बाकी हैं, जैसे कि इलीगल अनसाइंटिफिक माइनिंग है, इस तरह के इश्यूज हमको अभी भी रिजोल्व करने होंगे। ठीक है, तो इनको सही से एड्रेस किया जाना चाहिए। तो इससे आप ना कंक्लूड कर सकते हो। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पे हम एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस करते हैं। ये मराठा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एंड इन्होंने शुरुआत की है 6 लाइन लिखी है, थोड़ा इसको शॉर्ट करना चाहिए था। दरअसल इन्होंने क्या किया है कि विकीपीडिया पे जो शुरू की 6 लाइन है वो पूरी की पूरी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, शुरुआत में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सही है, आपने यहाँ पे लिखा है, बट देखिए 17th सेंचुरी आपने लिखा है, जबकि ये 18th सेंचुरी होना चाहिए ना, और वहाँ पर भी 18th ही लिखा हुआ है। पता नहीं आपने किस तरह से 17th सेंचुरी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इनका जो एम्पायर था वो 18th सेंचुरी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या लिखा है, लीगेसी ऑफ मराठा एम्पायर। देखो भाई ये तो पूछा ही नहीं गया है ना, लीगेसी क्वेश्चन में कहाँ पूछा गया है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल बताओ, वो आपने नहीं बताया है। ठीक है, तो लीगेसी ऑफ मराठा एम्पायर कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनर इसको काट देगा क्योंकि पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा है रिलीजियस टॉलरेंस, स्ट्रॉन्ग नेवी, ये नेवी वाला पॉइंट अच्छा है, टैक्स कलेक्शन वगैरह, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने छोड़ दिए हैं। जो मेन डिमांड थी पोटेंशियल की वो आपने यहाँ पे नहीं बताया है। ठीक है, तो ये एक इशू है। इसके बाद आपने रीजंस बताए हैं और ये रीजन सही हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी देख लिया है।
कॉन्फिडेंसी सिस्टम है, ठीक है, पावर स्ट्रगल होता था, वीक रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इन्फीरियर मिलिट्री है, वीक डिप्लोमेसी, ये सब पॉइंट सही हैं, ये ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। देखिए ह्यूज लॉसेस इन वॉर, आपने बात की है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, तो उसका ईयर भी आपको मेंशन करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी, ठीक है, तो टाइमलाइन इसकी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देन पॉलिटिकली एडवांस ब्रिटिश, ठीक है, ये बात भी सही है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह मत करो, कुछ ग्रामर की भी मिस्टेक्स हैं, एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है, बट येट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्ट, देखिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, तो इस तरह से गलती मत करो यार, ठीक है, इस तरह से गलती मत करो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखो, ठीक है। एंड दे इस्टेब्लिशेज द रूट ऑफ मॉडर्न इंडियन नेवी, ऐसा भी कुछ हिस्टोरियन मानते हैं, ये भी ठीक है। तो देखिए ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपने एक पार्ट पूरा मिस कर दिया है, नंबर 1, एंड दूसरी बात आपने काफ़ी शॉर्ट में आंसर लिखा है, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने एक पार्ट पूरा मिस कर दिया, ठीक है। एंड ये 15 मार्कर है, आपको 250 वर्ड्स में इसको अटेम्प्ट करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो यार, जो सारी डायमेंशंस है ना वो आनी चाहिए, तो ये है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, ग्रामर वाली मिस्टेक्स वगैरह मत करो, ठीक है, बाकी ठीक है, ठीक है, बाकी ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, एंड इसमें इन्होंने शुरुआत की है जो कमेटी बनाई थी, के राजेश्वरा राव कमेटी, ठीक है, और इन्होंने रिव्यू किया था 2008 की जो पॉलिसी थी उसको, फिर बाद में ड्राफ्ट वगैरह बनाया गया था, और अब ये जो पॉलिसी है इसको अप्रूव कर लिया गया है। अब देखिए जो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है कि आपको मिनरल बेल्ट्स बतानी है, तो देखिए आपने क्या किया है, आपने केवल मैप बना दिया और उसमें जो मिनरल्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया। अब देखो ये चीज़ सही नहीं है ना, आपको इसको एक्सप्लेन भी करना होगा ना, आप बताओ कि कौन सी बेल्ट है और कौन कौन से मिनरल हैं वहाँ पे, आपको बताना चाहिए। ये वाला जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, ये नॉर्दर्न हिमालय वाला हो गया, ये पूरा आपने मिस कर दिया है, तो ये चीज़ सही नहीं है, आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। केवल मैप बनाने से काम नहीं चलेगा, और आपका जो मैप है ना ये भी आधा अधूरा मैप है, ठीक है, इसको अच्छे से आप बनाओ। फिर इश्यूज में आपने पहला लिखा है ह्यूमन राइट वायलेशन, देखो ये इशू है लेकिन फर्स्ट पॉइंट पे इसको नहीं लिखना चाहिए ना, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे ये नहीं आना चाहिए, ये थर्ड फोर्थ पॉइंट पे हो सकता था। फर्स्ट जो इस फील्ड में जो इश्यूज हैं वो आपको बताने चाहिए ना, ठीक है, तो प्रायोरिटाइज करो पॉइंट्स को, ह्यूमन राइट वायलेशन फर्स्ट पॉइंट नहीं होना चाहिए, बाकी ये पॉइंट सही है लेकिन ये बाद में आना चाहिए था। डिस्प्लेसमेंट ये भी सही है, एनवायरमेंटल ये वाला पॉइंट भी सही है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन तो ये तो उसमें ही आ जाता है एनवायरनमेंट में, इसको अलग से क्यों लिखा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, देखो ये आपका फर्स्ट या सेकंड पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि पहले इसको लिखो बाकी को आपको बाद में लिखना चाहिए था, ठीक है। एंड जो एक्सप्लोरेशन वाली बात है वो आपने मिस कर दी है, जो कि एक मेन पॉइंट है, की पॉइंट है जिसको आप मिस नहीं कर सकते, वो आपने मिस कर दिया, ठीक है। देन आपने लिखा है नेशनल मिनरल पॉलिसी, तो ये सब आपने सही से पॉइंट लिखे हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। कुछ रिलेवेंट पॉइंट आपने छोड़ दिए हैं, वो आप मेरे जो हमने डिस्कस किया वहाँ से देख लेना और उसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपने वे फॉरवर्ड भी दिया, ये भी अच्छी बात है, इसको आप ब्रीफ में कर सकते थे, 1 या 2 पॉइंट दे दो काम चलेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो जो कंक्लूजन है उसमें भी आप कोई सोल्यूशन दे सकते हो, ठीक है, और मैंने वैसे किया था। आप क्या कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, सब्सिडाइज वगैरह करना चाहिए, डीएमएफ को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ठीक है, तो ये सब पॉइंट अच्छे हैं। देन आपने क्या लिखा है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी इज नेसेसरी, तो ये भी सही है, ये भी सही है क्योंकि आपने सोल्यूशन पहले ही दे दिए तो इसको सही माना जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसको आपने सही से एड्रेस नहीं किया है, जो सेकंड पार्ट है उसमें पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करो, जो मेन पॉइंट है, जो रिलेवेंट पॉइंट है, जो की पॉइंट्स हैं वो नंबर 1 पे आने चाहिए, जो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और दोनों आंसर्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, एंड इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।